सर्द रात में सरला की सौतेली बेटी घर के बाहर खड़ी थी। सरला अपनी सौतेली बेटी से बोल रही थी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि अपनी बड़ी बहन से बदतमीजी नहीं करते, लेकिन तुम नहीं समझी। इसलिए ये तुम्हारी सजा है कि तुम आज रात घर के बाहर सोओगी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। माँ, मेरी बात तो सुनिए। माँ। मधु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसकी एक ना सुनी। अरे, यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है और हवा भी बहुत चल रही है। मधु की माँ ने उसको इसलिए बाहर निकाल दिया था क्योंकि जब दोपहर को दोनों कॉलेज से पेपर देकर वापस आ रही थी, मधु अपनी बहन कनिका से बोल रही थी, कनिका बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। जो आपने पढ़ाया था बिल्कुल वही आया। ये बात सुनकर कनिका मन ही मन बोलने लगी, आज मेरा पेपर इतना गंदा गया तो इसका इतना अच्छा कैसे जा सकता है? इसे अभी मैं बताती हूँ। कनिका ने मधु को जोर से धक्का दिया और उसका बैग लेकर उसने एक नहर में फेंक दिया। ये देखकर मधु की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसमें मधु की पढ़ाई की कुछ चीजें पड़ी थी जो उसे कॉलेज में सबमिट करवानी थी। यही कारण था कि आज रात उसकी माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। अरे बाप रे, मुझसे तो ये ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो रही। ऐसा करती हूँ, दरवाजा खोल के अंदर चली जाती हूँ। जब मधु ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से बंद था। ठंड होने के कारण उसकी नजर गर्म कपड़ों पर पड़ी। मधु ने ऊपर ओढ़ने के लिए गर्म कपड़ा उठा लिया था। ठंड होने के कारण उसकी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए वो बेहोशी की हालत में सो गई। ऐसे ही रात बीतने के बाद जब सवेरा हुआ तो सभी अपने कमरे में गर्म रजाई में सो रहे थे कि तभी बाहर से किसी ने डोर बेल बजाई। यही देखने के लिए कनिका बाहर जा ही रही थी, तभी उसकी माँ उससे कहने लगी, उस मधु ने तो अपनी नींद पूरी कर ली है और हमारी खराब करने में लगी हुई है। देख जरा, बाहर वही होगी। जैसे ही कनिका ने डोर खोला, उसकी कुछ सहेलियां बाहर खड़ी थी, जिन्हें कनिका बोल रही थी, अरे तुम सब यहाँ आओ अंदर। कनिका, हम जैसे ही तेरे घर में आ रहे थे तो तेरी बहन बाहर सोई पड़ी मिली। पहले हमें तो लगा कोई भिखारी है। ये बोलकर कनिका की दोनों सहेलियां उस पर हंसने लगती हैं। तभी वो खड़ी होकर कहती है, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। गुस्से से कनिका अपनी माँ से आकर कहती है, माँ, आप यहाँ क्या कर रही है? आप जानती है, आज आपकी उस सौतेली बेटी के लिए मेरी सहेलियाँ मेरे घर को भिखारी का घर कह रही है। मुझ पर जोर जोर से हंस रही है। क्या? इस लड़की ने तो हमें परेशान कर दिया है। तू यही रुक, देख मैं अब क्या करती हूँ। सरला ने गुस्से से बाहर आकर बिना सोचे समझे बाल्टी का ठंडा पानी मधु के ऊपर डाल दिया। हड़बड़ी में उठी मधु से सरला बोल रही थी, तेरी ये मजाल कि तू इतनी देर तक सो रही है। तेरी वजह से हमें क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। घर में आकर ठंड में भीगी हुई मधु को सरला ने काम सौंप दिया था। ऐसा करती हूँ, जल्दी से झाड़ू पोछा करके गरम रजाई में बैठ जाऊंगी और कपड़े बदल लूंगी। वैसे भी ये कपड़े बहुत गीले हो चुके हैं। मधु जल्दी से अपना काम निपटा रही थी ताकि वो ठंड में कुछ देर आराम कर सके। वैसे भी बाहर सोने के कारण उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। घर का काम खत्म करके मधु अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी उसको पीछे से उसकी माँ ने आवाज दी, कहाँ जा रही है तू? जा जाकर रसोई घर में कुछ बर्तन पड़े हैं, उसे धो ले। मधु जैसे ही रसोई घर में आई, उसकी नजर बर्तनों पर पड़ी। अरे बाप रे, इतने सारे बर्तन, इसको तो धोने के लिए कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन मुझे तो इन गीले कपड़ों में बहुत ठंड लग रही है।
मधु ने सरला के डर से वो बर्तन धोने शुरू कर दिए, और जब वह अपने कपड़े बदलने जा रही थी तभी उसकी नजर अपने पिता के कमरे में पड़ी। अरे कनिका बेटी, जब मैं अपने काम से वापस आ रहा था तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ अच्छी ड्रेस ले आऊं, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। इसे अपने कमरे में ले जाओ। ये सुनकर मधु कहने लगी, शायद पिताजी मेरे लिए भी बाहर गांव से कुछ लेकर आए होंगे। मधु अपने पिता के कमरे में जाती है और कहती है, पिताजी क्या आप मेरे लिए भी बाहर गांव से कुछ लेकर आए हैं? मधु की ये बात सुनकर कनिका अपने पिता को गुस्से से कहती है, पिताजी आप अपनी लाडली बेटी को ही सब कुछ दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ये बोलकर कनिका वहां से चली जाती है। आ गई तुझे शांति मेरी बेटी को नाराज करके। तू हम सबको शांति से क्यों नहीं रहने देती? जिस दिन तेरी माँ मर गई थी उस दिन मेरे लिए तू भी मर गई थी। चल जा अब यहाँ से। कमरे में आंसू लिए बैठी मधु अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। माँ तू मुझे क्यों छोड़कर चली गई? तेरे जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई हूँ। पिताजी भी अब मुझसे अच्छी से बात तक नहीं करते। मधु ये बोल ही रही थी कि तभी पीछे से उसकी सौतेली माँ आ जाती है। आ गया तेरे दिल को चैन, मेरी बेटी को रुलाकर। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ये बोलकर सरला ने अपनी सौतेली बेटी को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। दर्द से तड़पती हुई मधु अपनी माँ से बोल रही थी, माँ मत मारिए ना, बहुत दर्द हो रहा है माँ। ऐसे ही फिर एक दिन कनिका को देखने के लिए लड़के वाले उनके घर आते हैं। कनिका उन्हें पसंद आ जाती है। समय बीतते फिर कनिका की शादी मनोज से हो जाती है। शादी के बाद पहली बार कनिका अपने घर आई थी, जिसके स्वागत के लिए उसके सास ससुर और उसकी ननद रिंकी खड़ी थी। कनिका की सास कौशल्या ने उसका गृह प्रवेश करके आरती की। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। अगले दिन कनिका अपने कमरे में खड़ी थी और उसका ससुराल में पहला दिन था। तभी उसकी सास कौशल्या उसके कमरे में आई। बहू, मैंने ये डायमंड का हार तुम्हारे लिए खरीदा था, इसलिए मैंने सोचा कि शादी के बाद ही तुम्हें दूंगी। इसे अपनी अलमारी में रख लेना। ये बोलकर कौशल्या वहां से चली जाती है। इतना महंगा डायमंड का हार, वो भी मेरे लिए? मैंने तो आज तक ये कभी देखा भी नहीं। ऐसे ही जब कनिका डाइनिंग टेबल पर सबके साथ खाना खाने के लिए बैठी तो उसकी ननंद उससे बोल रही थी, भाभी जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर हम दोनों शॉपिंग करने चलेंगे। शॉपिंग की बात सुनकर कनिका जोर से चिल्लाकर कहती है, क्या शॉपिंग? मुझे तो शॉपिंग बहुत पसंद है। कनिका की इतनी ऊंची आवाज सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उसके ससुर उससे कहते हैं, अरे हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू को शॉपिंग इतनी पसंद है। चलो जल्दी से खाना खाकर तुम दोनों शॉपिंग हो आना। इस तरह दोनों अपने घर से मॉल जाने के लिए निकल जाती हैं। भाभी मैंने तो अपनी शॉपिंग पूरी कर ली है, अब हम आपके लिए साड़ी के कलेक्शन में चलते हैं। कनिका अपनी साड़ी की बात सुनकर बहुत खुश हुई। जब वो अपने लिए साड़ियां खरीदने के लिए आई तो कनिका इतनी खूबसूरत साड़ियां देखकर बहुत खुश हुई। तभी उसकी ननंद उससे कहती है, भाभी अगर आपको ये साड़ियां पसंद है तो मैं इसे अभी पैक करवा देती हूँ। रिंकी अपनी भाभी के लिए मैनेजर से कहकर वो साड़ियां तैयार करवा ही रही थी कि तभी वो कनिका के पास आई। भाभी, अरे ओ भाभी, भाभी आप कहाँ खो गई? रिंकी देखो ना, ये साड़ी कितनी अच्छी है, लेकिन ये बहुत महंगी है। कोई बात नहीं कनिका भाभी, अगर आपको ये पसंद है तो मैं आपके लिए इसे खरीद लेती हूँ। लेकिन मैम ये साड़ी बुक है, पहले से ही इसे कोई खरीद चुका है। लेकिन अगर मैं आपको इसके दुगने पैसे दूंगी
तो आप क्या मुझे ये साड़ी देना पसंद करेंगे? ये बात सुनकर कनिका हैरान रह गई। तो वहीं मैनेजर वो साड़ी देने के लिए तैयार हो जाता है। अरे वाह, मेरे ससुराल वाले तो वाकई ही अच्छे हैं। जो भी मांग लो, तुरंत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन कनिका अपनी सास से बोल रही थी। माँ, क्या मैं कुछ घंटे के लिए अपने मायके हो आओ? वो मेरा माँ से मिलने का दिल कर रहा था। अरे हाँ हाँ जरूर, इसमें पूछने की क्या बात है। और हाँ, आते वक्त फोन कर देना, मनोज तुम्हें ले आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सरला की सौतेली बेटी के रिश्ते की बात चल रही थी। उसकी सहेली उसके घर आई हुई थी। देख सरला, मैंने तेरी बेटी मधु के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते दिखाए हैं। उनमें से तुम्हें एक भी पसंद नहीं आया। अब ये लास्ट 2 लड़के बचे हैं। ये भी तुम्हें शायद ही पसंद आएंगे। लेकिन देख ले, इनमें से एक लड़का विजय, इसकी शादी हो नहीं रही है, क्योंकि इसके घर में केवल देवर ही है और कोई भी औरत मौजूद नहीं है। और वही दूसरा लड़का विदेश गया हुआ है। अब तू बता, इनमें से तुझे कोई पसंद है या नहीं? मुझे विजय पसंद है, अपनी मधु बेटी के लिए। तू ये रिश्ता पक्का कर दे। ये सभी बातें कनिका सुन लेती है। अरे कनिका, तुम यहाँ, वो भी अचानक से। अपनी माँ की बात बिना सुने वो अपने कमरे में गुस्से से चली जाती है। कनिका अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उसकी माँ सरला उसके पास कमरे में आई। मैं जानती हूँ तू क्यों नाराज है। मैंने मधु की शादी इसलिए तय की है कि इस घर में तेरी जगह उसको ना मिले। इसीलिए मैंने उसका ससुराल भी देवरों से भरा ससुराल ढूंढा है, ताकि जैसे वो यहाँ काम करती थी वहाँ भी काम करे। और वैसे भी उस घर में कोई भी औरत नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर कनिका कहती है। अरे वाह माँ, आपने बहुत अच्छा किया। उस मधु के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैं तो आपके बारे में बहुत गलत सोच रही थी। लेकिन अब मुझे पता चल गया है। इसलिए आप जो कर रही है, अच्छा कर रही है। अगले दिन जब मधु को अचानक अपने रिश्ते की बात पता चली तो वो काफी घबरा गई, क्योंकि अब उसे डर लगता था किसी और घर में जाने के लिए। तभी मधु अपनी माँ के कमरे में गई। तू यहाँ क्या करने आई है? वो माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, आपके और पिताजी के साथ। एक तो हम तेरी शादी करवा रहे हैं, ऊपर से तू नखरे कर रही है। मैं जानती हूँ तू इसलिए ये कह रही है ना, ताकि तू मेरी बेटी कनिका की जगह इस घर में ले सके। लेकिन तेरा ये रिश्ता मैंने तय कर दिया है। ऐसे ही कुछ समय बाद मधु की शादी विजय से हो जाती है। और इत्तेफाक से मधु का ससुराल भी वही था जहाँ कनिका की शादी हुई थी। अब दोनों का घर आमने सामने था। आंखों में आंसू लिए मधु अपने ससुराल में खड़ी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसा उसके माँ और पिताजी उसके साथ मायके में बुरा बर्ताव कर रहे थे, उसके साथ वैसा ही यहाँ भी किया जाएगा। तभी मधु के ससुर वर्मा जी कहते हैं। बहू, अगर आज तुम्हारी सास जिंदा होती तो उसकी जगह में नहीं वो खड़ी होती। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, जब भी कोई नई बहू घर पर आती है उसकी आरती और गृह प्रवेश कराया जाता है। वर्मा जी ने अपनी नई बहू की आरती की और उसका गृह प्रवेश करवाया। अगले दिन मधु को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए वो घर का काम करने के लिए जा ही रही थी कि उसके ससुर वर्मा जी उसके पास आकर कहने लगे। अरे बहू, तुम सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ गई? यहाँ सभी आराम से उठते हैं। वो तो मुझे ही सुबह जल्दी उठने की आदत है। वो पिताजी, मैंने सोचा घर का कुछ काम अगर पड़ा होगा तो मैं वो कर लेती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं बहू, पर 1 मिनट तुम यही ठहरो, मैं अभी आता हूँ। मधु वहीं पर खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी कि तभी उसके ससुर वर्मा जी आए। बहू, तुम्हारी सास को बहुत शौक था अपनी आने वाली बहू के लिए साड़ियाँ खरीदना। अब वो तो नहीं रही,
इसलिए मैं तुम्हें ये कुछ साड़ियाँ दे रहा हूँ। आज से तुम यही पहनना। इस तरह मधु ने वही साड़ी पहन ली थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब मधु रसोई घर में काम करने के लिए आई तो उसने देखा कि सभी सामान बिखरा पड़ा है। अरे यहाँ पर तो कोई भी चीज अपने ठिकाने पर नहीं है। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? ऐसा करती हूँ, पहले सभी के लिए खाना पका देती हूँ, उसके बाद सामान समेट दूंगी। मधु ने सबसे पहले खाना बनाना शुरू कर दिया। फिर उसने रोटी बेली। इस तरह कुछ समय बाद मधु ने सबके लिए खाना बना के रख दिया था। जब सभी लोग खाना खाने के लिए आए तो घर का सबसे छोटा बेटा मोहन खाने की विषय में बोल रहा था। पिताजी, मैंने तो आज से पहले इतना सारा खाना, वो भी घर का बना हुआ, नहीं खाया। अगर भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है फिर तो मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाऊं। चलो जल्दी से खाना शुरू कर देते हैं। मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा। सभी लोग मोहन की बात सुनकर हंसने लगते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। भाभी, आज सच में आपने खाना बहुत अच्छा बनाया। अब मधु को भी वाक्य ही लग रहा था कि उसके ससुराल वाले सच में अच्छे हैं। ऐसे ही जब दोपहर हुई तो उनकी सोसाइटी में एक सब्जी वाला आया तो कनिका की सास उसे आवाज देकर बुला रही थी। माँ, आपने मुझे आवाज दी। बहू, जाओ, जाकर सब्जियों वाला आया है, उससे कुछ खरीद लाओ। घर में एक भी सब्जी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ वर्मा जी सब्जियां खरीदने जाने वाले थे कि तभी मधु उन्हें देखकर कहने लगी, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? वो बहू, आज से पहले हमें सब्जियों की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब तुम आ गई हो, इसलिए मैंने सोचा कुछ सब्जियां ले आता हूँ। पिताजी, आप यही ठहरिए, मैं बाहर से जाकर सब्जियां ले आती हूँ। वर्मा जी ने अपनी बहू को कुछ पैसे दिए बाहर से सब्जियां लाने के लिए। सोसाइटी की सभी औरतें, जिसमें कनिका भी मौजूद थी, सभी एक दूसरे से बातें कर रही थी कि तभी उनकी नजर मधु पर पड़ी और उसके बारे में बातें कहने लगी। अरे देखो, वर्मा जी के परिवार की बहू आ रही है। कितनी सुंदर और सुशील है। आखिर इतने बड़े परिवार की बहू है, सुंदर क्यों नहीं होगी? ये बात सुनकर कनिका को बहुत बड़ा धक्का लगा। जैसे ही मधु वहां पर आई, वो अपनी बहन कनिका को वहां देखकर बहुत खुशी हुई। तभी सोसाइटी की औरतें मधु से पूछने लगी, मधु, तू इतने बड़े घर की बहू है, क्या तेरे घर वालों ने तेरे आने की खुशी में कोई पार्टी रखी है या नहीं? ये बात मधु के ससुर वर्मा जी सुन लेते हैं। तभी घर आकर वो इसी विषय में सोच रहे थे। उन्होंने अंदर से अपने बेटे राघव को बुलाया। राघव, मधु और अजय बेटी की शादी बड़े साधारण तरीके से हुई है। अभी जब मैं बाहर से आया तो सोसाइटी की कुछ औरतें मधु बहू को ताना दे रही थी शादी पर ना बुलाने का। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम एक छोटी सी पार्टी रखें जिसमें हम सबको इनवाइट करें। अजय की बात, तुम ही इस घर के बड़े बेटे हो, इसलिए मैंने तुमसे ये पूछा। पिताजी, आपने जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। पार्टी की तैयारी करनी शुरू करवा देता हूँ। ऐसे ही अगले दिन वर्मा जी के घर में पार्टी की तैयारी हो रही थी। पूरा घर बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। पिताजी, मैंने सोसाइटी की सभी औरतों को पार्टी के लिए इनवाइट कर दिया है। और हाँ, जब भाभी और भैया उठेंगे, अपने पार्टी का सरप्राइज देकर उन्हें बहुत खुशी होगी। ऐसे ही जब मधु और अजय कमरे से बाहर आए तो वह पूरे घर की सजावट देखकर बहुत हैरान हुए। तभी उनके पास राघव आकर कहने लगा, भाभी और भैया, आज हम सब ने आपके लिए छोटी सी पार्टी रखी है। आप जाकर अपने कमरे में तैयार हो जाइए। मधु ये बात सुनकर कि उसके ससुराल वालों ने उसके आने की खुशी में एक पार्टी रखी है तो वो बहुत खुश हुई। जब मधु तैयार होने के लिए अपने कमरे में आई तो उसने देखा
कि उसके लिए नई साड़ी और गहने रखे हैं। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसे अपने पिता की बात याद आ गई। तुम्हें जो कपड़े मिलते हैं वो तुम्हारे लिए बहुत है, और वैसे भी तुम्हें कहीं बाहर तो जाना नहीं होता, फिर तुम्हें नए कपड़ों की क्या जरूरत है। यही बात याद करके मधु रो रही थी कि तभी उसके पास अजय आया। उसे यूं रोता देख वह पूछने लगा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में अचानक आंसू क्यों आ गए? मधु ने अजय को कुछ बहाना बना दिया था। ऐसे ही सभी सोसाइटी वाले उनकी पार्टी में शामिल हो गए थे, जिसमें कनिका के ससुराल वाले और उसकी मां भी शामिल थे। कुछ समय बाद जब मधु तैयार होकर आई तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर सभी सोसाइटी वाले उसकी मासूमियत के तारीफ कर रहे थे। कनिका और सरला भी वहीं मौजूद थी। मधु को यूं देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। माँ, आपने क्या बोला था कि मैं मधु की शादी ऐसे घर में करवाऊंगी जहां वो हर एक चीज के लिए तरसेगी, लेकिन क्या हुआ? वो एक बहुत बड़े अमीर खानदान की बहू बन गई, और वो भी मेरे घर के सामने। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैंने जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। तभी वहां पर मधु आ जाती है। माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे फंक्शन में आई। मैं यहाँ तेरा फंक्शन नहीं देखने आई, मैं तो ये देखने आई थी कि तू खुश है या फिर दुखी। तुझे खुश देखकर मैं बहुत उदास हो गई, जैसे तू महारानी बनी घूम रही है। तुझे बता दूं कि तू हमारे घर में एक नौकरानी थी। तभी पीछे से मधु का देवर मोहन आ जाता है। मधु को यूं रोता देख मोहन कहता है, भाभी, मैं जानता हूँ आप इतने दिन बाद अपनी माँ को देखकर इमोशनल हो गई। पहले आप मेरे साथ चलिए, मैंने आपको अपने दोस्तों से मिलवाना है। अगले दिन मधु, जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो तब से मेरा हर एक काम सफल हो रहा है। मधु, तुम मेरे लिए बहुत लक्की हो। मधु के सभी देवर उससे घुल मिल गए थे और मधु की काम में सहायता करते थे। ऐसे ही फिर एक दिन जब मधु सब्जी खरीदने जा रही थी, तभी सामने से मोहन आ रहा था। भाभी, आप कहाँ जा रही है? वो मैं बाहर से सब्जी खरीदने जा रही हूँ। भाभी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। पहले मैं अंदर से पिताजी को बताकर आता हूँ, तब तक आप चलिए। कनिका भी वहां से सब्जी खरीद रही थी। तभी उसने मधु को आता देखकर उससे कहा, आ गई महारानी सब्जी खरीदने। तुझे कोई हक नहीं कि मेरे घर के पास आकर तू सब्जियां खरीदे। अगर तू भूल गई है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तू मेरी सौतेली बहन है। तेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जहां तू शादी करके गई है वहां भी तो ज्यादा देर टिक नहीं सकती। तू हमेशा अकेली थी और अकेली ही रहेगी। ये सभी बातें मधु का देवर मोहन सुन लेता है। वह अपनी भाभी को चुप कराने जाता है कि तभी कनिका उसे भी सुनाने लगती है। आ गया भाभी का चमचा। तुम सबको कोई और काम नहीं है, जब देखो इसके आगे पीछे घूमते रहते हो। ये सभी बातें मोहन अपने भाई अजय को बता देता है कि कैसे कनिका ने मधु भाभी की बेइज्जती की, क्योंकि अजय एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था और वही कनिका का पति मनोज काम करता था। अजय ने हमेशा के लिए मनोज को उसकी कंपनी से निकाल दिया था, जिसका कारण भी अजय ने उससे बता दिया था। मनोज के सभी घर वाले एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी उदास चेहरा लेते हुए मनोज आया। कौशल्या उसे देखकर पूछने लगी, क्या हुआ मनोज? आज तुम ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे कुछ तो बोल, चुप क्यों खड़ा है? तभी अंदर से कनिका आ जाती है। उसे देखकर मनोज कहता है, माँ, पिताजी, आप जो मुझे पूछ रहे हैं वो कनिका से पूछिए। मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि मनोज क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। माँ, पिताजी, आप जानते हैं
कि आज मेरे साथ ऑफिस में क्या हुआ। आज मुझे हमेशा के लिए ऑफिस से निकाल दिया गया, जिसका कारण कनिका है। कनिका ने अपनी ही बहन मधु को बहुत बुरी भली बातें कही, जिस कारण उसके पति यानी कि मेरे सर ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया। ये बात सुनकर सभी हैरान रह गए। तभी कौशल्या कनिका के पास जाकर कहती है, मुझे हैरानी हो रही है कि मेरी बहू अपनी ही बहन के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है। क्या तुम जानती हो कि आज हम जो कुछ भी है केवल वर्मा जी के परिवार के कारण ही है। अगर वो हमारी सहायता ना करते तो आज हम यहाँ नहीं होते। आज तुमने उनके परिवार के साथ ही हमारा रिश्ता खराब कर दिया। इस गलती को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये बात सुनकर कनिका बहुत हैरान हुई। तभी गुस्से से वहां से सभी चले जाते हैं। अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? ये सब उन सब की गुलामी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। अगले दिन कनिका ने ये सभी बातें अपनी माँ को बताई, लेकिन उसकी अपनी माँ ने ही उसका साथ देने से इनकार कर दिया। तभी अंदर से मनोज आ जाता है। कनिका मनोज से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात बिना सुने मनोज वहां से चला जाता है। कोई मुझसे बात करें या ना करें, लेकिन मेरी ननंद मुझसे बात जरूर करेगी। तभी कनिका अपनी नन्नत के कमरे में आई। भाभी आप यहाँ से चले जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। पहले ही आपकी वजह से हमारे घर में बहुत कुछ हो चुका है। ये बोलकर रिंकी वहां से चली जाती है। तभी कनिका भी रिंकी को मनाने के लिए उसके पीछे जाती है कि तभी अचानक से उसके पल्लू से पानी का ग्लास गिर जाता है। रिंकी के सभी कॉलेज के पेपर गिले पड़ गए थे। कनिका बहुत डर गई थी। ये सब कुछ रिंकी देख लेती। भाभी आपने ये क्या किया? मैंने आपको क्या बोला था? आप यहाँ से चले जाइए। और आप नहीं गई। मेरे कॉलेज के पेपर आपने खराब कर दिए। रिंकी ने ये शिकायत अपनी माँ को लगाई। कनिका बहू, अगर हम तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें नहीं डांटते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलतियां करे जाओ। माँ मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। माँ मैं तो कहती हूँ, इन्हें इस बात की सजा मिलनी चाहिए। इन्हें एक दिन के लिए घर से बाहर निकाल देना चाहिए। कनिका बहू, आज तुम एक दिन के लिए बाहर हो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि किसी का दिल दुखाने से या किसी का काम खराब करने से कितना दुख मिलता है। कनिका की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे ये महसूस हो गया था कि जैसे उन्होंने मधु के साथ किया, आज वैसे ही उसके साथ हो रहा था। मैंने मधु अपनी बहन का कितना दिल दुखाया, लेकिन फिर भी आज तक उसने मेरे बारे में कभी गलत नहीं सोचा। हमेशा मुझे अपनी बहन माना। अब कनिका को ठंड में अपनी रात बाहर ही बितानी थी। मधु की रात को आंख खुली और वो पानी लेने के लिए नीचे जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर नीचे कनिका पर पड़ी। इतनी रात को कनिका बहन बाहर क्या कर रही है? जाकर नीचे अभी देखती हूँ। जब मधु नीचे कनिका के पास आई तो कनिका मधु को देखकर बहुत खुश हुई। कनिका बहन, आप रात को इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही है? मधु मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया। मैंने आज तक तुम्हारे साथ इतना गलत किया, वही सजा आज मुझे यहाँ मिल रही है। अपनी बहन कनिका की ये बात सुनकर मधु की आंखों में आंसू आ गए। फिर दोनों एक दूसरे के गले मिली। मधु के पूछने पर कनिका ने अपनी पूरी बात बताई। ऐसे ही अगले दिन अजय ने वापस मनोज को अपने काम पर रख लिया था। आप दोनों बहनों के बीच कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था।